स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जब तक हम थ्योरी को पढ़ते हैं उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल को उसके उसी रेफरेंस में अगर उसके क्वेश्चंस नहीं करें तो फिर हमें थोड़ा लगता है कि हमारी तैयारी कैसी है। इसी कारण से मैं केमिस्ट्री के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज आया हूँ आपके सामने। तो केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उन्हीं के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार पुनः और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चनरी को। देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कक्षक 4 तरह के होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। तो वही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जो डी होता है, उस डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप ये जानते हैं कि डी के कुल 5 भाग होते हैं, मतलब अधिकतम इसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 10। सही बोला आपने, एक भाग में 2 आते हैं, तो यहाँ पे कुल भाग कितने हैं? 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। अब आपको प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? D7, मतलब डी के अंदर कितने भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो देखिएगा, 1, 2, 3, 4, ये 5, फिर ये छठा इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। प्रश्न ये पूछा गया है कि D7 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये रहा D7। अब देखिए, ये तो पूरा कंप्लीट पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। अब कितने बचे? 1, 2 और 3। इस कारण से आंसर होगा इस क्वेश्चन का 3, कि D7 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3, क्योंकि डी कक्षक के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे आपको 7 पूछा गया है। तो ये 7 इस तरह से भरेंगे तो 4 और 3 7, ये 2 पेड़ हो गए युग्मित और 3 बचे अयुग्मित। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, परमाणु क्रमांक को लेकर मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ आप सबको कि 1 से लेके 30 तक तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने ही करने हैं। उसी रेफरेंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो जब हम 1 से लेके 30 के बीच में काउंट करते हैं तो फास्फोरस का जो 15 क्रमांक परमाणु क्रमांक आता है वो आता है 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15। फिर देखिए, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की बात करते हैं तो उसमें शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि संतृप्त किसे बोलते हैं और असंतृप्त किसे कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त। तो याद रखिए, जिस जिस पूरे पूरे के अंदर, पूरे फॉर्मूले के अंदर सारे अगर एकल बंद है, सारे कौन से बंद है? एकल बंद, जिसको अपन सिग्मा बंद बोलते हैं। अगर वो सारे एकल बंद हैं तो उन सबको कहा जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जहां जहां पे पाई बंद आता है, डबल बॉन्ड आता है, उन सबको कहा जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के मेन 3 नाम आपने सुने होंगे, कौन कौन से? राइट, एक एल्केन, एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तो देखिए, उसमें से जो सारे एल्केन होते हैं उसके अंदर केवल और केवल सिग्मा बंध उपस्थित होता है। इस कारण से एल्केन तो हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त के 2 उदाहरण है, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो असंतृप्त के 2 उदाहरण है, एक तो एल्कीन और एक है एल्काइन। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसको एल्कीन मान लीजिए, ये एल्कीन और एक एल्काइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन दोनों किसके उदाहरण है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। और अगर एल्केन के बारे में पूछे तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। फिर देखिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, उसको कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम तत्व। ट्रांस यूरेनियम तत्व को पार यूरेनियम भी बोल सकते हैं। पार यूरेनियम तत्व, पार यूरेनियम। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपको ध्यान होगा, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। और पार, पार का मतलब क्या होता है? उसके आगे।
पार करना मतलब उसको क्रॉस करना। तो देखिए यूरेनियम का परमाणु क्रमांक अगर 92 है तो उसको पार का मतलब क्या हो गया, उससे ऊपर। तो उससे ऊपर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 90, 91, 92, 93। तो इसका आंसर हो जाएगा 93। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक बताया मैंने अभी आपको 92। 92 के ऊपर जितने भी तत्व होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम तत्व। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 93, क्योंकि वो 92 से ऊपर है। 92 किसका होता है, यूरेनियम का होता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्थायी विन्यास, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्थायी विन्यास के तीन ही विकल्प होते हैं। तीन तो होते हैं अर्धपूरित, कौन कौन से, D5, F7 और P3। ये तो हो गए अर्धपूरित। और आपको बताया था P6, D10 और F14 ये होते हैं पूरित, मतलब पूरे भरे हुए। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन से होते हैं, जो पूरे भरे हुए होते हैं। उससे कम कौन से होते हैं, जो आधे भरे हुए होते हैं। और इन दोनों के अलावा कौन से होते हैं, अपूरित, वो सबसे कम स्थायी होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है D3, ये गया किसमें, हाँ अपूरित के अंदर। ये D5 किसमें गया, अर्धपूरित के अंदर। D10 किसमें गया, पूरित के अंदर। और F7 किसमें गया, अर्धपूरित के अंदर। तो देखिए यहाँ पे दो विकल्प दे रखे हैं आपको अर्धपूरित के, एक विकल्प दे रखा है आपको अपूर्ण का, और एक विकल्प दे रखा है आपको पूरित का। तो ज्यादा स्थायी कौन होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है जो पूरा भरा हुआ होता है। डी के अंदर अधिकतम कितने आते हैं, डी के 5 ही तो भाग होते हैं। अगर ये पांचों भरे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा, पूरित कक्षक। तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो वो 4 के हिसाब से अगर आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए तो किस तरह से बनाएंगे, देखिएगा एसिटिक अम्ल में कुल कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं। सिग्मा का मतलब होता है एकल बंद, पाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कितने, ये डबल बॉन्ड बंद कहलाएगा। ठीक है, बंद होते हैं। देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये लिखा हुआ आपके सामने मैंने लिखा CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O और H। ये देखिए CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रमुख क्रियात्मक समूह होता है। इसके अंदर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कितने सिग्मा और कितने पाई है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी दो परमाणुओं के मध्य पहला बंध बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बंध। उसके बाद में उन दोनों के बीच में कितने भी बंध बने वो सब कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, पाई बंध के अंदर जाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन पहला बंध कौन सा है, सिग्मा। उसके बाद वाला कौन सा है, पाई। तो कुल 7 सिग्मा हो गए और एक पाई बंद हो गया। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 सिग्मा बंद होते हैं और एक पाई बंद होता है एसिटिक अम्ल के अंदर। फिर देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है Na+3 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। देखिएगा सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। का मतलब सामान्य परिस्थिति के अंदर इसमें 11 ही प्रोटॉन होने चाहिए और 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये प्लस माइनस लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन किस में होता है, इलेक्ट्रॉनों में। प्रोटॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस के 3। प्लस के 3 का मतलब है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 11 में से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कितने बचते हैं, 8। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 11 तो प्रोटॉन बचते हैं और 8 ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस का 3, तो 11 में से 3 गए तो आंसर क्या बचा, 11। तो उसमें प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन कितने कम हो गए, 3 लिखा था तो 3 कम हो गए। इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आता है विद्युत ऋणता। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्रुवित बंध। ध्रुवित बंध का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य बंध बना हुआ है,
क्लोरीन फ्लोरीन के मध्य बंध बना हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन के मध्य बंध बना हुआ है, और एक बंध बना हुआ है हाइड्रोजन Cl के मध्य में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि साझे के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये साझे के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? अगर दोनों परमाणु समान हैं, तो उनकी पावर भी समान होगी, उनकी क्षमता समान होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे। तो उस चीज को बोलते हैं अध्रुवित बंध। अध्रुवित बंध का मतलब होता है ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो इस तरफ आकर्षित होते हैं, ना इस तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि दोनों परमाणु क्या है? समान है। इस चीज को बोलते हैं अध्रुवित बंध। इसमें समान परमाणु होते हैं। और यहाँ देखिएगा HCl के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको Cl थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इस कारण से इस पे आंशिक ऋणावेश आता है और इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होते हैं उस चीज को बोलते हैं, इसको लिखा इस तरह से जाता है, अगर आपने कभी देखा होगा इस तरह से, ये ऐसे, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब क्या हुआ? इस एरो का मतलब हुआ इस साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। इस चीज को बोलते हैं ध्रुवित बंध, पोलर बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा HCl। क्यों? क्योंकि बाकी तो दोनों में सब सेम सेम ही I2 F2 H2, और यहाँ क्या बचा? HCl। ये रहा HCl, आपको समझाया मैंने। तो जब दो परमाणु समान होते हैं किसी अणु में तो उस बंध को बोलते हैं अध्रुवित, और जब दो अलग अलग परमाणु होते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस बंध को कहा जाता है ध्रुवित बंध। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको अभी बताया था परमाणु क्रमांक आपको याद करने एटलीस्ट कम से कम 30 तक। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा क्लोरीन। क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक का मतलब ही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो अगर उसका परमाणु क्रमांक 17 है, इट मींस उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 17। ठीक है, तो क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। नेक्स्ट देखिए, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं क्या? सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो होते हैं ठोस, द्रव, गैस या सभी। तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। ठोस में बात करना चाहो तो हीरा, द्रव में बात करना चाहो तो HCl, गैस में बात करना चाहो तो सारी गैसें आ जाती हैं। इस कारण से याद रखिएगा सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। फिर देखिए, क्वांटम संख्याएं जो होती है वो 4 क्वांटम संख्याएं होती है। आपने परमाणु में पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आप लोगों को। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिक्कशी क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ आपसे पूछा गया दिक्कशी क्वांटम संख्या को किसने खोजा था? तो याद रखिएगा दिक्कशी क्वांटम संख्या को सोमरफील्ड ने खोजा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमरफील्ड। यहाँ पे एक नाम दे रखा है रदरफोर्ड। याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? नाभिक की खोज करी थी, ये आप जानते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में नाइट्रोजन परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। उसको लिखते हैं इस तरह से, है 1s2 2s2 और 2p3। देखिए 2p3 का मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी से बंध बना सकता है, तो इस कारण से ये तीनों किसी और परमाणु से बंध बना लेते हैं। तो जब नाइट्रोजन अणु की बात करते हो तो उसके बीच में ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना लेते हैं। तो अब देखिए, 3 नाइट्रोजन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, कुल बंध कितने बने? 3। एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने हो गए? 6। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हमेशा इसकी वैलेंसी होती है 3, तो वो 3 बंध बना सकता है, और एक बंध में होते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर? 6। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6।
परमाणु भार 55 और परमाणु क्रमांक 25 में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? मैंने आपको बताया था इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 25। ये कोई सा भी तत्व है, मान लो ए, और उसमें परमाणु भार कितना है? 55। ये रहा। इस फॉर्मेट में जब आप इसको लिखते हो तो आपसे पूछा गया कि अब आप बताइए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो का वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो आपको जब दे रखा है कि यहाँ पे जो मान होता है वो परमाणु क्रमांक का मान है, मतलब 25, तो उसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 25। अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। न्यूट्रॉन निकालते हैं हम कैसे हैं? इस ऊपर वाले मान में से इस नीचे वाले मान को खाली माइनस करना है आपको। तो 55 में से 25 जब घटाओगे तो आंसर बचेगा 30। इस कारण से देखिएगा कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन तो कितने हो गए? 25, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन होते हैं 25 और न्यूट्रॉन होते हैं कितने? 30। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मार्स गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? मार्स गैस मतलब दलदल की गैस। दलदल आपने नाम सुना होगा, दलदल वहां पे डेवलप होती है, दलदल में गैस होती है, उसको बोलते हैं मार्स। और पूछे मार्स गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हीलियम, मीथेन, एथेन या सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन होता है। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हो। तो मार्स गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ये CH4, जो एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, और इसका आंसर है मीथेन। मीथेन मार्स गैस का मुख्य घटक होता है, मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा होता है इसके अंदर? मीथेन। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या होगा? एल्कोहल, सपोज किसी भी फॉर्मूले को लिखें तो ये देखा CH3 CH2OH, जहां जहां पे क्रियात्मक समूह OH होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और प्रश्न आपसे पूछा है कि एल्कोहल जो होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है दूसरों की तुलना में, तो वो उसका रीजन क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध या कोई नहीं। तो देखिए हल्का सा समझते हैं, एल्कोहल के अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है OH, वो दूसरे एल्कोहल अणु के हाइड्रोजन के साथ में एक दुर्बल बंध बनाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो दुर्बल बंध बनाता है। इस बंध को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। याद रखिएगा, एल्कोहल के अंदर खुद के अणु तो बंध बना ही रहे हैं, लेकिन जब एल्कोहल का ऑक्सीजन दूसरे एल्कोहल के अणु के हाइड्रोजन से एक दुर्बल बंध बनाता है, तो याद रखिए जब आप इसको गरम गरम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में जब पहले ये बंध तो तोड़ ही रहे थे आप, लेकिन अब साथ साथ आपको ये वाला बंध भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो इस बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए याद रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है? उच्च हो जाता है। तो उसका अगर आपसे रीजन पूछें कि उच्च क्वथनांक का रीजन क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। ये रहा हाइड्रोजन बंध, इस तरह से इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है? आवर्त सारणी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दो नाम पढ़ेंगे, एक नाम तो पढ़ेंगे मोजले का, और एक नाम जो आपके सामने लिखा हुआ है वो मेंडेलीव का। क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर बनता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी का तो लिखा हुआ है कि किस पे आधारित है, और मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित है। याद रखिएगा उसके दो ही ऑप्शन है, ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। कौन सा परमाणु भार पे आधारित है, कौन सी आवर्त सारणी, और कौन सी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो याद रखिएगा मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो वो बनाई थी परमाणु भार के आधार पर। मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। और यही क्वेश्चन अगर आपको मोजले के ऊपर पूछ लें तो याद रखिएगा मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? परमाणु क्रमांक पे। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो आधुनिक भी मोजले वाली आवर्त सारणी को ही बोलते हैं, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी भी किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो मेंडेलीव का जब नाम आता है तो उसका आंसर होगा परमाणु भार, और जब मोजले की आवर्त सारणी का नाम आता है तो उसका आंसर होगा परमाणु
क्रमांक, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो देखिए, इस तरह से आपको केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।